Hi guys, so in this video we are going to cover a company called Moneybox Finance. ठीक है. So Moneybox Finance is a MSME lender है. मतलब समझ लो आप टीयर 4, 5, 6 सिटीज़ में MSME लोन्स देते हैं. मतलब ये शॉपकीपर लोन्स, कैटल ट्रेडर्स, लाइफ स्टॉक ट्रेडर्स को. एवरेज टिकट साइज लोन अमाउंट वुड बी 3 लाख 5 लाख के आसपास का एवरेज टिकट साइज रहेगा. बहुत ही छोटा कंपनी है. एंड यूजुअली आप देखो तो दिस टाइप ऑफ कंपनीज में मेजॉरिटी जो है दैट इज स्टिल अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट. मतलब इनके जो कस्टमर्स हो गए दे दैट इज इट इज़ हायर प्रोबेबिलिटी कि भाई उन्होंने माइक्रो फाइनेंस वाले लोन्स भी उठाए हो गए. सो दे आर प्रेजेंट इन 12 स्टेट्स एंड उनका एम का साइज़ देखो तो दैट इज़ अराउंड 927 करोड़ 930 करोड़ के आसपास का साइज़ है. मतलब लेस देन 1000 करोड़ के आसपास ही है. एंड उनका एम ग्रोथ था 27% वाई वाई. अभी एब्सोल्यूट नंबर आप बोलोगे 27% इज़ अ गुड नंबर, बट इनका एज पर द साइज इट इज़ अ वेरी वेरी म्यूटेड नंबर. आप देखो क्योंकि अभी इनका जो माइक्रो फाइनेंस जो एमएसएमई में भी मतलब उनका जो प्रॉब्लम हो रहा है, इनके जो सेगमेंट में एसेट क्वालिटी सबका ख़राब हो रहा है फ्रॉम ऑल. अब देखो माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स का भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी सब में प्रॉब्लम्स हो रहा है क्योंकि मेजॉरिटी उनका जो एयूएम है लोन बुक जो है दैट इज़ फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट. सो इनका अगर देखो एयूएम का ग्रोथ 27% था अभी बिफोर द प्रॉब्लम, बिफोर द क्राइसिस. ये हीट वेव जो Q1 से चालू हुआ, वी आर नाउ इन Q4 एंड मतलब वी आर डिस्कसिंग द Q4 रिजल्ट्स. तो Q1 के पहले, Q1 ऑफ FY25 के पहले दे यूज टू ग्रो अराउंड 70, 75, 80%, इवन 100% के आसपास का भी ग्रोथ आ रहा था क्योंकि बेस छोटा था. अभी नाउ मतलब ग्रोथ इज़ देयर बट इट हैज़ स्लोड डाउन. तो इनका डिसबर्समेंट्स आप देखो इट वाज डी ग्रू 11% वाई वाई. एंड अगर पूरे साल का पैड देखो, पैड फेल अराउंड 86% एंड दिस क्वार्टर दे रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ अराउंड 4-5 करोड़ का लॉस था. एंड वाई वाई देखो तो 4 करोड़ का प्रॉफिट था. तो लॉस रिपोर्ट किया है फिर क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, सबका प्रोविजन बढ़ गया, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया. एंड उनका अगर देखो तो ब्रांचेस तो दे हैव अराउंड 163 ब्रांचेस एंड लास्ट ईयर वाई वाई 100 ब्रांचेस थे. तो मतलब 63 ब्रांचेस दे एडेड इन FY25. सो करंटली दे आर टेलिंग कि भाई द डिसबर्समेंट जो है उनके जो नए लोन्स बांट रहे वो इंक्रीज हो रहे हैं Q1. तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि भाई द साइकिल ऑफ द माइक्रो फाइनेंस साइकिल इज बॉटमिंग आउट. वी आर सीइंग दैट ऑल अक्रॉस ऑल द कंपनीज की भाई कलेक्शन एफिशिएंसीज इम्प्रूव हो रहे हैं. मतलब एसेट क्वालिटीज़ में तो इम्प्रूव हो रहा है बट ग्रोथ नहीं आ रहा है. ठीक है. मतलब द अपकमिंग ग्रोथ जो कंपनीज का गाइडेंस आ रहा है इट इज़ वेरी म्यूटेड. मतलब 10% के आसपास, 15% के आसपास मैक्सिमम ग्रोथ आ रहा है. देर आर फ्यू बैंक्स वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो जो अच्छा खासा मतलब 30% के आसपास का भी ग्रोथ का गाइडेंस दिया है. एंड स्पेसिफिकली अगर इनका देखूँ दे नए 4 स्टेट्स में जो एंटर किए इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. मतलब आप देख लो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड ऑल्सो इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. तो ये जो 4-5 जो 6 स्टेट्स है वहाँ पे वो जो नया धंधा कर रहे हैं वो सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में ही कर रहे हैं. सो इनका पहले FY24 में द सिक्योर्ड सेगमेंट वॉज ओनली 1/4. मतलब 25% था सिक्योर्ड, 75% था उनका अनसिक्योर्ड. अभी नाउ इट इज़ अराउंड 45% जो है दैट वो अभी सिक्योर हो गया. 45 और 55%, 45 एंड 55% जो है दैट इज़ आपका अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट. तो अभी गोइंग अहेड दे आर प्लानिंग कि भाई हमारा जो सिक्योर्ड वाला जो सेगमेंट है दैट विल राइज टू अराउंड 60%. तो ये अच्छा है कि सिक्योर्ड वाला बुक बढ़ा रहे हैं. पर उसका एक डिसएडवांटेज भी होता है. क्या डिसएडवांटेज है कि उनका यील्ड कम हो जाता है. अभी यील्ड बेसिकली क्या होता है, द रेट एट विच दे लेंड टू द कस्टमर्स. ठीक है. तो मतलब मनी बॉक्स विल लेंड टू इट्स कस्टमर एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग होता है जो रेट पे मनी बॉक्स पैसा उठाता है फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर NBFCs, वो हो गया. तो इनका करंटली यील्ड देखो तो जो रेट पे वो लेंडिंग करता है कस्टमर्स को एवरेज यील्ड इज अराउंड 26.9% के आसपास. लास्ट क्वार्टर देखो तो इट वॉज 28%. तो 1% वहाँ पे भी ड्रॉप आया है यील्ड पे. कॉस्ट ऑफ बोरिंग देखो तो जो रेट पे वो पैसा उठा रहा है दैट इज़ अराउंड 12.8%. लास्ट क्वार्टर 12.9 था. तो स्प्रेड जो बीच का डिफरेंस जो आता है वो 14% है. अभी लास्ट क्वार्टर 15% के आसपास था. तो आप देख लो स्प्रेड कंप्रेस हो रहा है. अभी स्प्रेड कंप्रेस, आप मार्जिन कंप्रेस, निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेस हो रहा है, जो भी बोलना है आपको. अल्टीमेटली आपका ROA एंड ROE नंबर्स में इम्पैक्ट आएगा क्योंकि आपका मार्जिन कम हो रहा है. तो उनका करंटली अगर देखो ROA स्टैंड्स एट 0.2% एंड लास्ट क्वार्टर वाई देखो तो 1.8 था
एंड ROE 0.6 हो गया क्योंकि प्रॉफिट ही गायब हो गया, ठीक है। 90% के आसपास का पैड ड्रॉप हो गया, ठीक है। एंड लास्ट ईयर वाई 8% के आसपास था ROE का नंबर। सो इनका एसेट क्वालिटी भी देखूँ तो इट इज़ स्टिल डिटीरियोरेट तो हो रहा है, बट अभी कंपनी ने कॉन कॉल में आके बोला है कि भाई इट इज़ इम्प्रूविंग। तो आगे जाके हमें तो ये सब तो पीछे के नंबर है, ठीक है। तो मेन आपको कॉन कॉल सुनना पड़ेगा, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी कंपनी आप जो ट्रैक कर रहे हो। एसेट क्वालिटी में GNPA वॉज अराउंड 6.6%, लास्ट क्वार्टर 5.6 था। एंड NNPA 3.4 था, लास्ट क्वार्टर इट वॉज 2.88% के आसपास। इनका मेजॉरिटी ऑफ द बुक जो अभी भी आता है दैट कम्स फ्रॉम आप मध्य प्रदेश से अराउंड 31%, राजस्थान में से अराउंड 17-18% के आसपास है, फिर यूपी में भी अराउंड 17% है, हरियाणा अराउंड 10%। तो ये जो 4-5 जो स्टेट है वहाँ से अराउंड 50-70% ऑफ द बुक वहाँ से ही आ जाता है। फिर उनका अगर 30+ DPD देखूँ तो मतलब क्या 30+ DPD क्या होता है, बेसिकली ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 30 डेज हैव बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ EMI, मतलब 1 महीना हो गया EMI के डेट से, बट उन्होंने अभी तक वो इंटरेस्ट पे नहीं किया, EMI पेमेंट नहीं दिया। तो कौन कितने कस्टमर्स है परसेंटेज, दैट इज अराउंड 8.66, लास्ट क्वार्टर था 8.17। एंड उनका क्रेडिट कॉस्ट देखो, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, प्रोविजंस आपने कितने किए फॉर द आपका जो पूरा जो AUM है, एसेट्स, टोटल एसेट्स जो है। तो दिस क्वार्टर इट वाज अराउंड 3.3, लास्ट क्वार्टर 4.7 था। पूरे साल का अगर देखूँ तो इट वाज एट अराउंड 3.4%, एंड लास्ट ईयर FY24 में इट वाज अराउंड 1.3%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अच्छा है कि क्रेडिट कॉस्ट कम हुआ है। तो इट इज टेलिंग दैट अभी कंपनी को इतना प्रोवाइड नहीं करना पड़ रहा है। मतलब प्रोविजन बेसिकली क्या होता है, अभी समझ लो कोई कस्टमर ने लोन लिया, ठीक है। तो अगर उसने एक पेमेंट मिस किया, मतलब एक EMI मिस किया, तो आपको मतलब आपने पहले रखा कि 10 रुपये मैंने प्रोवाइड करके रखना पड़ता है आपको कुछ, मतलब टू सिक्योर कि भाई ये कस्टमर अगर आगे जाके डिफ़ॉल्ट हो गया तो हमको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोवाइड करना पड़ता है आपको। सो आप समझ लो आपने एक EMI उसने मिस किया, तो वी हैव पुट इन 10 रुपीज़, 100 रुपये का जो EMI होगा, कुछ भी अमाउंट लेना है। फिर और एक EMI मिस किया तो हमें 20 रुपीज़ रखना पड़ा, 30 रुपीज़ रखना पड़ा। ऐसे ऐसे अगर आप देखो तो कस्टमर्स जैसे जैसे ज़्यादा मतलब EMI मिस करता है तो हमें मतलब अगर 3 महीना हो गया आगे जाके, मतलब डाउटफुल एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट जो भी बनता है तो हमें पूरा प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अनसिक्योर्ड अगर वो कस्टमर होगा। तो मतलब मेजॉरिटी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, पर रफली समझ लो कि भाई क्रेडिट कॉस्ट विल टेल यू कि भाई कंपनी को कितना प्रोविजंस कितना कर रहा है। तो जितना कम होगा उतना बेटर है। इन द आपको डायरेक्शन देंगे। अभी सबका क्रेडिट कॉस्ट आप देखो, माइक्रो फाइनेंस स्पेस में भी, स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबका क्रेडिट कॉस्ट 5-7-10% के आसपास है। अभी वी हैव टू लुक एट इट कि भाई क्रेडिट कॉस्ट कब कम हो रहा है, तो दैट वुड बी अ साइन दैट कि भाई द माइक्रो फाइनेंस वाला स्पेस जो है दैट इज़ बॉटमिंग आउट, ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो ही गया, बट ग्रोथ अभी तक आया नहीं। एसेट क्वालिटी के टर्म्स में इट हैज़ बॉटम्ड आउट। जब कलेक्शन एफिशिएंसी सबका इम्प्रूवर है, इनका भी कलेक्शन एफिशिएंसी इम्प्रूवर है, ठीक है। तो इनका अगर देखूँ जो कलेक्शन एफिशिएंसी, जो एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी जो बोलते हैं कि भाई जो कस्टमर जो टाइम पे पेमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो मतलब कोई डिले नहीं था, एंड मतलब प्रॉपर पेमेंट आ रहे थे। तो अगर देखूँ तो उसमें से कितने ख़राब हुए, तो दिसंबर में अगर देखूँ तो इट वॉज 98%, मतलब अगर 100 रुपये लोन दिए उनको, ये वो महीने खाली 98 रुपीज़ ही कलेक्ट हुए, जो जो अच्छे कस्टमर्स है जो टाइम पे पेमेंट कर रहे थे फॉर दैट मंथ। फिर जनवरी में वो 98.4 हुआ, फिर फरवरी में 98.6, एंड अभी मार्च में इट वाज अराउंड 99.3। तो डायरेक्शन देखना है हमें, एब्सोल्यूट नंबर तो ठीक है, अच्छा ही है, बट डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऊपर जा रहा है डायरेक्शन। फिर अगर उनका एक्स बकेट स्लिपेज रेशियो होता है, तो उसका मतलब क्या कि जो कस्टमर्स टाइम पे पेमेंट कर रहे थे, अभी 100 कस्टमर है, यू हैव गिवन 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ लोन, समझ लो कस्टमर के टर्म्स में नहीं, वैल्यू के टर्म्स में समझ लो। 100 रुपीज़ आपने EMI आपने EMI आपको कलेक्ट करना है ये महीना। आपको दिसंबर में ऐसे कस्टमर्स जिसने पेमेंट कलेक्शन एफिशिएंसी का उल्टा समझ लो, दैट इज सिमिलर टू स्लिपेज रेशियो के आसपास ही होगा। तो दिसंबर में कितने लोन आपके ख़राब हुए, मतलब कितने फ्लो हो गए इनटू द अनदर बकेट मतलब अभी आप देखो 0 DPD होता है, मतलब जो लोन टाइम पे आ रहा है, परफेक्ट टाइम पे आ रहा है। फिर 1 to 30 डे DPD में फ्लो हो गए, मतलब जिसका पेमेंट लेट हो गया समझ लो। तो दिसंबर में वो 1.21% ऑफ द लोन्स
जो लेट हो गए, फिर जनवरी में 1.02% लेट हो गए, फिर फेब्रुआरी में 0.33% लेट हो गए, एंड मार्च में 0, मतलब सबका टाइम पे आ रहा है पेमेंट, तो इम्प्रूव हो रहा है। डायरेक्शन इज ऑल्सो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट इज़ टेलिंग कि भाई सबका भी ग्रेजुअली द पेमेंट्स आर कमिंग ऑन टाइम, एंड एसेट क्वालिटी भी ग्रेजुअली इट विल इम्प्रूव गोइंग अहेड। एंड उनका टारगेट है कि भाई फॉर FY26 दे आर टारगेटिंग AUM ग्रोथ ऑफ 50% प्लस, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा गाइडेंस है क्योंकि बेस भी छोटा है, एंड दे आर टारगेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ अ ग्रोथ इन द FY26। तो ये अच्छा है कि भाई वन ऑफ द कंपनी जो मतलब माइक्रो फाइनेंस या MSME जो भी बोलना है स्पेस में, जो ऐसे लोअर टिकट साइज वाले कस्टमर्स को कैटर करता है, Tier 4, Tier 5, Tier 6 सिटीज़ में, दे आर गाइडिंग फॉर अ 50% प्लस ग्रोथ नंबर फॉर FY26। एंड ब्रांचेज अगर देखो 163 ब्रांचेज है, दे आर टारगेटिंग की भाई वो 175 हो जाएगा, मतलब और 12-15 ब्रांच ऐड कर लेंगे इन FY26। एंड जो सिक्योर वाला सेगमेंट है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। अभी उन्होंने बोला है कि उनका स्प्रेड उतना कम नहीं होगा क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो रेट से वो पैसा उठा रहा है वो आगे जाके कम हो रहा है। तो क्यों? अभी 2-3 रीज़न है। एक तो आपका जो रेपो रेट के जो कट आ रहे हैं, मतलब RBI जो रेट्स कट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अभी 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट्स आ गया, तो उनको आगे जाके जो इंक्रीमेंटल जो पैसा उठाएगा वो चीपर रेट पे उठाएगा। दूसरा रीज़न है कि उनका क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिलने वाला है, उनको मिला भी था लास्ट क्वार्टर, मतलब इन दिस ईयर ओनली दे गॉट, उनका BBB स्टेबल या पॉजिटिव है, तो आगे जाके भी उनको मिलेगा। दे आर टेलिंग कि भाई मिल सकता है। तो उसके वजह से दे आर टारगेटिंग अभी जो अराउंड जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है उनका, दैट इज़ अराउंड 12.8-13%, वो टारगेट कर रहे हैं कि वो अराउंड 9-10% के आसपास आ जाएगा। तो 3-3.5% का मतलब बेनिफिट तो मिल जाएगा आपके स्प्रेड में। तो इसलिए उनको मतलब अगर यील्ड थोड़ा कम भी होता है और 1-2%, तो अल्टीमेटली स्प्रेड उतना ही रहेगा या तो थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये अच्छा है कि स्प्रेड उनका मतलब मार्जिन जो बोलना है वो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा ड्यू टू सिक्योर्ड वाला सेगमेंट बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छा होता है सिक्योर्ड की भाई मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होता है कंपेयर टू अनसिक्योर्ड, बट एक होता है प्रॉब्लम कि भाई आपका जो स्प्रेड है वो कम हो जाता है, बट इसमें उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज डिक्रीजिंग एट अ मच हायर पेस कंपेयर टू द यील्ड, तो इसलिए स्प्रेड उनका उतना ही रहेगा या तो इम्प्रूव हो रहा है। एंड उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय AUM जो कॉस्ट टू इनकम जो भी बोलना है वो दिस ईयर वॉज अराउंड 12.7% के आसपास, लास्ट ईयर 12.8% के आसपास था। तो उन्होंने पहले तो बोला था कि इट विल बी लेस देन 10%, उन्होंने गाइडेंस दिया था, बट दिस ईयर अभी उनका इनकम ही नहीं था, ठीक है। सो मतलब कॉस्ट टू इनकम में आप देखो इनकम ही उतना कम हो गया एंड कॉस्ट उतना ही रहा, मतलब आप देखो उन्होंने कॉस्ट तो उल्टा उल्टा बढ़ गया था क्योंकि उन्होंने उनका पहले क्या था कि जो डिसबर्समेंट्स करने वाला जो एम्प्लॉय होगा जो उन्होंने रखा है वो बंदा ही था जो कलेक्शन भी कर रहा था, ठीक है। तो मतलब जो दैट वाज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्सिंग, मतलब देने के लिए भी एंड कलेक्ट करने के लिए भी, EMIs कलेक्ट करने, सबके घर जाके करने का, वो दैट वाज द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो एक सेम बंदा ही था, बट अभी जो प्रॉब्लम्स आ गए इतने, तो उनको मतलब कलेक्शन में भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने एक सेपरेट टीम बिठाया, नए एम्प्लॉयज़ हायर किए, उनको ट्रेनिंग दिया, तो उसका भी वहाँ पे कॉस्ट बढ़ गया था उनका। तो कॉस्ट ऑपेक्स जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप देखो तो वो बढ़ गया, ब्रांचेस भी अगर ऐड किए तो वो भी कॉस्ट ही हुआ ना। तो दे आर टारगेटिंग कि भाई वो कम होएगा एंड लेस देन 10% होएगा इन कमिंग फ्यू ईयर्स, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड FY26 के लिए उन्होंने बोला कि वो 11-12% रहेगा, अभी अराउंड 12.8-12.9% के आसपास है, वो 11-12% के रेंज में आ जाएगा, तो वो कम हो रहा है। एंड अभी प्रॉफिटेबल मतलब AUM ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। तो हमें तो देखना है फिर आपका बॉटम लाइन, मतलब आपका क्रेडिट कॉस्ट भी कितना बढ़ रहा है। आपका क्रेडिट कॉस्ट अगर कम रेट बढ़ेगा तो आपका ROE नंबर ऊपर जाएगा एंड क्रेडिट कॉस्ट का डायरेक्शन नीचे आना चाहिए। तो ये तो 3-4 पैरामीटर है, दैट इज़ द मेन थिंग वी यूज़ फॉर एनालाइजिंग एनी बैंक्स, एनी NBFC। आप देखो AUM ग्रोथ आ गया, ROE का डायरेक्शन, क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस एंड क्रेडिट कॉस्ट का डायरेक्शन एंड एसेट क्वालिटी, मतलब ठीक है उतना ही रखते। दे आर एक्सपांडिंग, मतलब अच्छा खासा एक्सपांड करे, 50% ग्रोथ इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर अ कंपनी, मतलब हज़ार करोड़ का ही लेस देन 1000 करोड़, तो वो ग्रोथ मतलब अच्छा है। एंड उनका अगर स्प्रेड अगर उतना ही रहता तो दैट इज़ अ डबल बेनिफिट फॉर देम, ठीक है। थैंक यू।